हाँ तो बच्चों चलो अब आज से हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और न्यू चैप्टर जो है वह फिजिकल केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है। ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपको 3 से 5 नंबर बखूबी आपके बोर्ड एग्जाम में देता है। चैप्टर एक्चुअली हमें 3 पोर्शन में पढ़ना है। पहला पोर्शन तो सरफेस से रिलेटेड है जहां पर हम लोग एजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन ऐसे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और एक एक करके आपको बताएंगे कि कितना अच्छे से हमें चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब देखो बच्चों दूसरा पार्ट जो इस चैप्टर का है ना वो हमें पढ़ना है colloidal shoal and another one part of the chapter is catalysis। ओके जहां पर हमें एंजाइम कैटालिसिस से भी रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करने हैं। तो बच्चों आज से हमारा यह लेक्चर कंटिन्यू रहेगा और पहले लेक्चर में जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हो कि हमें सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है। फर्स्ट लेक्चर में हमें जानना है सरफेस केमिस्ट्री में एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन इन टॉपिक्स को। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमें सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो देखो बच्चों सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअली होता क्या है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the phenomenon which occurs at the surface। देखो सरफेस पर होने वाले सभी फेनोमेनन सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब बोलोगे सर सरफेस पर कौन कौन सा फेनोमेनन हो सकता है। तो बच्चों जैसे कि मैंने इस सरफेस, ये भी सरफेस है, ये जो बोर्ड आप देख रहे हो ये सरफेस है, हमने लिखा। तो लिखना जो हमने लिखा ये सरफेस पर हमने कुछ लिखा है तो ये सरफेस फेनोमेनन है। तो सरफेस फेनोमेनन में सबसे पहले हमें जो टॉपिक कवर करने हैं वो एजॉर्प्शन है। तो एजॉर्प्शन के बारे में आप जानोगे कि व्हाट इज एजॉर्प्शन। तो बच्चों एजॉर्प्शन बहुत ही सिंपल है, आपको बखूबी बहुत इजी तरीके से समझ में आना है। आप बस ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और आपको एक एक टॉपिक बखूबी आ जाएगा। तो एजॉर्प्शन में हम लोग पढ़ते क्या हैं कि देखो जैसे ये कोई सरफेस है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास ऐसा कोई सरफेस है या फिर आप जैसा भी कहो। अब इस सरफेस के ऊपर आके अगर कोई पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होता है तो पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होने का मतलब है पार्टिकल्स आकर इकट्ठा होता है या जमा होता है। तो ये सरफेस फेनोमेनन को बताता है। जैसे यहाँ पर आप जो देख रहे हो मैंने क्रॉस से जो दिखाए हैं वो सभी पार्टिकल्स हैं जो सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट हो रहा है। सरफेस पर आकर ये एक्यूमुलेट होगा तो सरफेस का जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कहते हैं कि द फेनोमेनन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस इज नोन एज एजॉर्प्शन। बहुत सिंपल है बच्चों। देखो ये सरफेस है और सरफेस पर आकर क्या एक्यूमुलेट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना कि जो सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट हो रहा है सबस्टांस, उस सबस्टांस को हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में एडजॉर्बेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट सरफेस के ऊपर आकर एक्यूमुलेट होता है। जबकि हम बात अगर किसकी करें तो हम बात अगर एजॉर्प्शन की करें तो एजॉर्प्शन में ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स बच्चों एडजॉर्बेट कहलाते हैं, एडजॉर्बेट कहलाते हैं। और ये जो सरफेस है ना बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं। कि जहां पर पार्टिकल्स आकर एक्यूमुलेट होता है वह सरफेस बच्चों एडजॉर्बेंट कहलाता है।
तो हम लोग इजी वे में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एक्युमुलेशन ऑफ एडजॉर्बेट ऑन एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एजॉर्प्शन। बड़ा आसान है ना। तो बच्चों हमारे साथ बने रहो, अगले टॉपिक को भी कवर करते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग एब्जॉर्प्शन को बखूबी समझ पाए कि ये सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस के ऊपर आकर अगर एब्जॉर्बेट पार्टिकल्स एक्युमुलेट होते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। तो यहां पर दो टर्म और भी है, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। बखूबी एब्जॉर्प्शन के डेफिनेशन के साथ साथ आप एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट समझ चुके हो। फिर भी डिफाइन कैसे हमने करा है तो आप देख लो, the substance is solid, gases or liquid which are adsorbed on the surface of adsorbent are called adsorbate। That means जो substance adsorbent पर आकर accumulate होते हैं वो क्या कहलाते हैं, adsorbate कहलाते हैं। फिर आगे जब हम देखते हैं तो adsorbent नेक्स्ट टर्म है, the solid or liquid substance on the surface where adsorption take place। जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, दैट मीन्स वैसा सरफेस जहां पर एब्जॉर्बेट आकर कलेक्ट होते हैं, आकर एक्युमुलेट होते हैं, वो एब्जॉर्बेंट कहलाता है। अब देखो यहां पर जैसे कि मैंने आपको दिखा भी दिया है कि ये जो सरफेस है ये सरफेस एब्जॉर्बेंट है और ये जो क्रॉस से पार्टिकल्स दिखाए गए हैं सभी पार्टिकल्स एब्जॉर्बेट है। तो ये आप लोगों को कंप्लीट तरीके से एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया है ना बच्चों। चलो अब फिर हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। मैं इसे इरेज कर लेता हूं, रिमूव कर लेता हूं, सॉरी, इधर को अलग एग्जाम्पल्स है जो हम लोग आगे करेंगे। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे ये कोई बॉडी है या सबस्टांस है, अगर पार्टिकल्स इसके सरफेस पर एक्युमुलेट ना होकर यूनिफॉर्मली एक समान तरीके से बल्क में या बॉडी के इनसाइड आकर आ जाता है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेनन है, ये फेनोमेनन क्या कहलाएगा, ये फेनोमेनन एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। आप देखोगे यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स आके इनसाइड द बॉडी और बल्क ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सभी जो है पार्टिकल्स हैं जो बॉडी के इनसाइड आकर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर डेफिनेशन इजी वे में लिखा गया है, व्हेन अ सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड द फेनोमेनन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो देखो एब्जॉर्प्शन भी एब्जॉर्प्शन की तरह ही है, बट एब्जॉर्प्शन सरफेस फेनोमेनन है और ये बल्क फेनोमेनन है। मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल्स आकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो यूनिफॉर्म तरीके से बल्क में आकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ऐसे समझना है कि जैसे ये पूरा बॉडी है और बॉडी के इनसाइड पार्टिकल्स है। अब जैसे कि मैंने इस व्हाइट बोर्ड में कुछ भी लिखा, जैसे कि मेरा नाम आप लोग जान ही रहे हो, बड़ा प्यारा सा है ललन श्रीवास्तव, तो मैंने ललन लिखा। अब देखो ये मैं इसके अंदर जा पाया हूं या इसके बाहर हूं, तो मैं इसके बाहर हूं मतलब सरफेस पर हूं, है ना। तो सरफेस पर हूं तो ये आप इजीली क्या कर रहे हो, रिमूव भी कर पा रहे हो, है ना। सरफेस पर है, आपने इजीली रिमूव कर लिया। तो ये जो फेनोमेनन है जो सरफेस पर हुआ वो एब्जॉर्प्शन है। लेकिन जब आप बखूबी सभी लोग रसगुल्ला खाए हो, गुलाब जामुन बखूबी खाए हो, और आप देखते हो कि गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ले में क्या होता है ना, चीनी का जो चाशनी होता है वह उसके
इनसाइड में बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब आप रसगुल्ले को लेकर अगर रस निकालना चाहो तो आप ऐसे जब दबाओगे तो सॉरी वो दबाओगे जैसे ही तो रस बाहर आएगा, तो आप समझ पाओगे कि वो रस कहाँ था, इनसाइड रसगुल्ले में था। तो वो जो है एब्जॉर्प्शन को बता रहा है, एब्जॉर्प्शन को बता रहा है। अब देखो जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके लिए दिए हैं, जैसे H2O वाटर जो है, अगर हमारे पास एनहाइड्रस CaCl2 है तो वाटर को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखो सिलिका जेल, मेरे पास भी सिलिका जेल है, मैं आपको दिखाऊं सिलिका जेल। अगर आप कोई भी न्यू इंस्ट्रूमेंट या फिर आप सूज लेने जाओ या फिर आप मोबाइल भी खरीदो तो आपको उसमें सिलिका जेल का एक छोटा सा पैकेट मिलता है। बच्चों ये सिलिका जेल की क्या कार्य करता है, क्या वर्क करता है, ये क्यों दिया जाता है इंस्ट्रूमेंट या फिर मोबाइल या फिर एसेसरी जब आप लेते हो तो इसलिए दिया जाता है। इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। ये क्रिस्टल्स कैसा होता है मैं आपको दिखा भी दूं कि ये क्रिस्टल्स छोटे छोटे ऐसे क्रिस्टल्स आपको अगर दिख रहा है तो ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। ये क्यों दिए जाते हैं, तो बच्चों इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर किसी एसेसरीज में वाटर्स के ड्रॉपलेट्स आ जाए या फिर सूज जब आप पहनते हो तो सूज के में क्या होता है ना, मॉइस्चर कलेक्ट हो जाता है हमारे पसीने से, तो क्या होता है कि वो एक्चुअली स्मेल करने लगता है। तो उसमें 2-4 दाने अगर आप सिलिका जेल के डाल दो तो वो क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है, ये एब्जॉर्प्शन को दिखाता है। वैसे ही इंक में चौक, अगर चौक में क्या करो ना आप इंक डुबो दो या फिर इंक में चौक को डुबो दो तो वो जो ऊपर जो कलर है ना वो आकर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इंक का जो कलर है वो एब्जॉर्प्शन को दिखाता है, लेकिन इंक में वाटर भी है तो वाटर इनसाइड चौक आ जाता है, दैट मीन्स चौक के अंदर चला जाता है। तो चौक के अंदर जा रहा है तो वो एब्जॉर्प्शन को बताएगा। तो यहाँ पर इंक में जो वाटर है वो एब्जॉर्प्शन को बताया, जबकि इंक का जो कलर है वो एब्जॉर्प्शन को बताया। वैसे ही जब आप किसी बड़े बड़े कोल्स माइंस में जाते हो या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हो तो वहाँ पर आपको क्या होता है ना, NH3 जैसे कि गैस है, तो ऐसे गैसेस। हाँ तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सॉर्प्शन है। सॉर्प्शन दैट मीन्स व्हाट, तो देखो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अगर दोनों प्रोसेस साथ साथ हो तो हम लोग कहते हैं सॉर्प्शन है। कैसे, तो देखते हैं। जैसे आप लोग स्पॉन्ज देखे हो, अगर आप स्पॉन्ज की बात करो तो उसमें एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों देखने को मिलता है। द प्रोसेस इन विच बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज सॉर्प्शन। बड़ा आसान है, आपको ऐसे याद रख लेना है कि एब्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है बच्चों, सॉर्प्शन कहलाता है ना। अब बोलोगे इसको डायग्रामेटिकली आप कैसे देख सकते हो, तो देखो जैसे कि मैं अगर बोलूं ऐसा कोई सबस्टांस है, इसके ऊपर सरफेस पर भी पार्टिकल्स एक्युमुलेट हो रहे हैं और यूनिफॉर्मली बल्क में भी पार्टिकल्स एक्युमुलेट होते हैं, आकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है, फिनोमेनन है, वो सॉर्प्शन कहलाता है। अंडरस्टूड और नॉट। देखो बड़ा आसान है ना, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। अगर दोनों फिनोमेनन हो रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सॉर्प्शन कहलाता है।
तो यहाँ पर स्पॉन्ज वाला एग्जाम्पल सटीक है। जब आप स्पॉन्ज को वाटर में डीप करते हो ना, तो स्पॉन्ज के ऊपर भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसके इनसाइड में भी वाटर मॉलिक्यूल्स चला जाता है, बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड द प्रोसेस इज नॉन एज सॉर्प्शन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डिसॉर्प्शन। यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन को हटाने की प्रक्रिया जो होती है, जो प्रोसेस होता है, वो डिसॉर्प्शन कहलाता है। अब जैसे हम कैसे समझ सकते हैं डिसॉर्प्शन को, तो उसको ऐसे समझो कि अगर आप वाटर को बॉईल कर रहे हो, हीट कर रहे हो बोल सकते हैं, तो जिस कंटेनर में आप हीट कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण उसमें उसके वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो डिसॉर्प्शन भी आपको इजीली समझ में आ गया। अब देखो एब्जॉर्प्शन जो हमने पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको रिमेंबर करने चाहिए, आपको समझने चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन जो है ना वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, मतलब यहाँ पर हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। एब्जॉर्प्शन सो डेल्टा H इज इक्वल्स टू निगेटिव। एक्सोथर्मिक, इस बात का ध्यान रखेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कभी कभार नीट जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। अगर गैस मॉलिक्यूल का फ्रीडम डिक्रीज होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स आकर एक्युमुलेट होते हैं, तो डेल्टा S क्या हो जाएगा, निगेटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एब्जॉर्प्शन जो है ना ये खुद ब खुद होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ा है कि डेल्टा G क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो ये वाली बात भी आप लोग समझ चुके हो। तो इसके बाद जो टॉपिक्स हैं फिर वो हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले आपको एक चीज और मैं बता दूं कि एब्जॉर्प्शन होने के पीछे क्या रीजन रहा होगा, आखिर एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है। तो इसको समझने के लिए जैसे एक कंटेनर है, मान लेते हैं यहाँ पर आप लोग जैसे चाय पीते हो, है ना, तो चाय को अगर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दो तो क्या होता है ना, उसके ऊपर एक पतली सी परत आकर जमा हो जाती है जब वो ठंडा होने लगता है तब। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ एब्जॉर्प्शन दिख रहा है सरफेस पर। तो जैसे कि ये कोई कंटेनर में हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंटेनर का सरफेस है। अब देखो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी यहाँ पर काउंटर बैलेंस्ड हो रहा है, सभी दिशाओं से, सभी डायरेक्शन से ये काउंटर बैलेंस हो रहा है। लेकिन सरफेस पर जो पार्टिकल्स है वो काउंटर बैलेंस नहीं हो पाता है, वो 3 डायरेक्शन से ही यहाँ फोर्स एक्सर्ट होता है। तो क्या होता है कि इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए अनदर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये फिनोमेनन फिर हमारा क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और एब्जॉर्प्शन के लिए यही कंडीशन है कि इस यहाँ पर जो मॉलिक्यूल सरफेस पर होते हैं उस मॉलिक्यूल्स के फोर्स को क्या करना होता है, काउंटर बैलेंस करना होता है। तो इसे आप कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम लोग धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहें। आज फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट करा है, अनदर डे हम लोग सेकेंड लेक्चर करेंगे। थैंक यू।